नमस्कार साथियों। अभिनव टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए कम्यूटेशन। डीसी जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेशन होता है, उस कम्यूटेशन के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कम्यूटेशन क्या होता है, क्यों होता है और इसका निवारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन कम्यूटेशन और कम्यूटेशन जो है, इस कम्यूटेशन का संबंध सीधा होता है कम्यूटेटर से। किससे संबंध होता है? कम्यूटेटर से। अर्थात कम्यूटेटर से ही कम्यूटेशन बना है। अर्थात कम्यूटेटर पर ही कम्यूटेशन जो क्रिया है वो होती है। तो कम्यूटेशन किस प्रकार होता है, पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग समझें। तो कम्यूटेशन शब्द बना है कम्यूटेटर से। किससे बना है? कम्यूटेटर से बना है दोस्तों। कम्यूटेटर, देखिए कम्यूटेटर पहले समझ लीजिए और समझेंगे फिर उसको। कम्यूटेटर से बना है और कम्यूटेटर का उपयोग आप सबको पता है कि कम्यूटेटर का उपयोग डीसी मशीनों में एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज करने के लिए किया जाता है। लेकिन स्पेशली जनरेटर की बात करें तो देखिए, जनरेटर में एसी टू डीसी ये किस में करता है? जनरेटर में करता है। एसी को डीसी में बदलता है। कौन बदलता है? कम्यूटेटर। और डीसी टू एसी किस में बदलता है? डीसी मोटर में बदलता है भाई। ठीक है, तो डीसी मोटर में डीसी को एसी में और डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति कहलाती है कम्यूटेटर। अर्थात धारा की दिशा बदलने वाली युक्ति। धारा की दिशा कैसे? एसी को किस में बदला इसने? डीसी में। अर्थात धारा की दिशा को बदल दिया तो एसी किस में चेंज हो गई? डीसी में। और मोटर के अंदर डीसी को किस में बदलता है? एसी में। तो यहां भी धारा की दिशा को क्या कर रहा है? परिवर्तित कर रहा है। अर्थात दिशा में परिवर्तन करता है। कौन करता है? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर को इसी कारण बोलते हैं हम लोग दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक। ठीक है, तो दिक् का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता रखना है। दिक् का मतलब है दिशा। दिक् का मतलब क्या है? दिशा। दिशा परिवर्तक हो गया। दिशा परिवर्तक अर्थात धारा की दिशा को परिवर्तित करने वाली युक्ति दिशा का परिवर्तक। अर्थात दिशा किसकी? धारा की दिशा। अर्थात एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति क्या है? कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर से ही क्या बना है? कम्यूटेशन बना है। अर्थात कम्यूटेशन का शाब्दिक अर्थ भी क्या होगा? दिक् परिवर्तन। क्या होगा? दिक् परिवर्तन। दिक् परिवर्तन। तो दिक् परिवर्तन, दिक् परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? दिक् का मतलब क्या है? दिक् का मतलब क्या है? दिक् का मतलब अभी बताया था मैंने, दिशा। और दिशा, दिशा में परिवर्तन। दिक् परिवर्तन का मतलब क्या है? दिशा में परिवर्तन। और दिशा में किसकी में परिवर्तन होगा? धारा की दिशा में परिवर्तन होगा। किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। और कम्यूटेटर, कम्यूटेशन जो है कम्यूटेटर से बना है। तो कम्यूटेटर पर क्या जुड़ी होती है? आर्मेचर की क्वाइलें जुड़ी होती है। तो कम्यूटेटर पर जुड़ी हुई आर्मेचर की क्वाइलों की धारा की दिशा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? कम्यूटेशन कहलाता है साथियों। तो ये कम्यूटेशन प्रक्रिया होती कैसे कैसे है? ये तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ समझा था कि कम्यूटेशन क्या होता है। अब ये कम्यूटेशन प्रक्रिया कैसे होती है, इसको समझने के लिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। कम्यूटेशन शब्द कम्यूटेटर से बना है और कम्यूटेटर पर ही क्या होता है? कम्यूटेशन। कम्यूटेटर काम करता है डीसी मशीनों में। अगर क्वेश्चन पूछता है डीसी मशीन, देखिए जनरेटर भी डीसी मशीन है और डीसी मोटर भी डीसी मशीन है। ठीक है, तो दोनों डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों को मिलाकर के बोलते हैं डीसी मशीन। तो डीसी मशीनों में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? तो एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना, दोनों काम होता है।
ठीक है, लेकिन स्पेशल पूछे डीसी जनरेटर में क्या काम होता है, तो एसी को डीसी में बदलना। अगर पूछे कि डीसी मोटर में क्या काम होता है, डीसी को एसी में बदलना। ठीक है, और कम्यूटेटर का शाब्दिक अर्थ है दिक् परिवर्तक। दिक् का मतलब दिशा और परिवर्तक का मतलब है दिशा में परिवर्तन करने वाला, अर्थात धारा की दिशा बदल देता है, इसलिए एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज कर देता है। अब बात करें कम्यूटेटर की, सॉरी कम्यूटेशन की, तो कम्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तन बोलते हैं। अर्थात दिक् का मतलब होता है दिशा और दिशा में परिवर्तन, और दिशा में किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, और धारा किसकी, कम्यूटेटर पर जुड़ी हुई आर्मेचर की क्वाइलों की धारा में परिवर्तन। अब ये कैसे जुड़ी होती है, थोड़ा सा हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, जो कम्यूटेटर होता है, सबसे पहली बात, कम्यूटेटर जो होता है ये बेकेलाइट के आधार पर, किसके आधार पर, बेकेलाइट जो होता है ना, उस बेकेलाइट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, हार्ड ड्रोन कॉपर से बनी, किससे बनी, हार्ड ड्रोन कॉपर, कठोर खींचे हुए तांबे से बनी अनेक पत्तियों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे एक पत्ती को मैंने जोड़ दिया, फिर ये दूसरी पत्ती को मैंने जोड़ दिया, फिर इसके साथ तीसरी पत्ती जोड़ दी, फिर इसी के साथ चौथी पत्ती जोड़ दी, फिर इसी के साथ पांचवी पत्ती जोड़ दी, और इसी के साथ छठी पत्ती भी जोड़ दी, और इसी के साथ सातवीं पत्ती भी जोड़ दी। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग इसी प्रकार से जोड़ते जोड़ते अनेक पत्तियों को जोड़ते हैं, और जोड़ करके किसका निर्माण करते हैं, कम्यूटेटर का निर्माण करते हैं। ये हमने कम्यूटेटर का निर्माण कर लिया। ठीक है, ये हमने किसका निर्माण कर लिया, कम्यूटेटर का निर्माण कर लिया दोस्तों। ठीक है, ये हमने कम्यूटेटर बना लिया, अर्थात कठोर खींचे हुए तांबा, कैसा तांबा, कठोर खींचा तांबा। या इसको हम लोग बोल देते हैं कर्षित तांबा, या इसको बोल देते हैं हार्ड ड्रोन कॉपर। कि अनेक पत्तियां क्या, अनेक पत्तियां, हम लोग बेकेलाइट का आधार होता है, ये बेकेलाइट का आधार है बीच में, बेकेलाइट के आधार पर हार्ड ड्रोन कॉपर से बनी अनेक पत्तियों को रिवेट करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ करके हम लोग किसका निर्माण करते हैं, कम्यूटेटर का। तो कठोर खींचे तांबे की पत्तियां हैं, इन पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्तियां भी बोल देते हैं, या पत्तियों को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट, या इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, खंड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, खंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अनेक सेगमेंट है। अब इन सेगमेंटों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इन सेगमेंटों के बीच में हम लोग अब्रक भर देते हैं। क्या भर देते हैं, अब्रक भर देते हैं। ये अब्रक हमने बीच बीच में इनके भर दिया, इन सेगमेंटों के बीच में अब्रक भर देते हैं। ठीक है, ये है अब्रक। ठीक है, माइका जिसको बोलते हैं, माइका भर देते हैं, अब्रक भर देते हैं, जो खंडों के बीच में इंसुलेशन का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो आर्मेचर की क्वाइलें होती है, ये क्वाइलें इन खंडों पर, जैसे सेगमेंटों को नाम दे दूं मैं, कि जैसे सेगमेंट नंबर 1 था, फिर सेगमेंट नंबर 2, फिर सेगमेंट नंबर 3, सेगमेंट नंबर 4, सेगमेंट नंबर 5, सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, और ये 9 हो गया। 9 क्वाइलें हो, 9 सेगमेंट हो गए। अब हम बात करें आर्मेचर क्वाइलों की, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसे कि ये कोई क्वाइल है, फिर ये एक क्वाइल है, फिर ये एक क्वाइल है, फिर अगली ये क्वाइल है, फिर अगली एक और क्वाइल है,
फिर एक और क्वाइल है, फिर एक और क्वाइल है। इस प्रकार से इन क्वाइलों को कम्यूटेटर सेगमेंटों पर जोड़ा जाता है। अर्थात जैसे कि मैं इनको नाम दे दूं, जैसे मान लीजिए ये जो क्वाइल है इसको मैंने नाम दिया ए क्वाइल। क्या नाम दिया? ए क्वाइल। उसके बाद इसको मैंने नाम दिया बी क्वाइल, इसको नाम दिया सी क्वाइल, इसको नाम दिया डी क्वाइल, इसको नाम दिया ई क्वाइल, एफ क्वाइल, जी क्वाइल, एच क्वाइल, आई जे सॉरी ए क्वाइल है ये। ठीक है, तो ये अगर क्वाइलों की संख्याओं को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वाइलें होगी। कम्यूटेटर सेगमेंट भी कितने हैं? 9 है। अर्थात एक सेगमेंट पर अगर देखा जाए, किसी भी एक सेगमेंट को पकड़कर देखा जाए तो एक सेगमेंट पर 2 क्वाइलें जुड़ी है। अर्थात एक क्वाइल में 2 सिरे होते हैं, उनमें से किसी एक क्वाइल का एक सिरा और दूसरी क्वाइल का भी एक सिरा। अर्थात जैसे बात करें हम लोग 7 नंबर सेगमेंट की, तो 7 नंबर सेगमेंट पर सी क्वाइल का एक सिरा और डी क्वाइल का एक सिरा दोनों जुड़े हैं। ठीक है, अर्थात एक सेगमेंट पर 2 क्वाइलें जुड़ी हुई है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग बात करें तो 9 सेगमेंट है तो 9 ही क्या होगी? क्वाइलें। ये आपकी आर्मेचर की क्वाइलें हैं, और आर्मेचर की क्वाइलों में सप्लाई कैसी उत्पन्न होती है? एसी उत्पन्न होती है। लेकिन ये कम्यूटेटर इस एसी को जनरेटर के अंदर किस में चेंज कर देता है? डीसी में। और ये जो ब्रश होती है ना आपकी, ये जो ब्रश है, जैसे मान लीजिए ये ब्रश है और ये एक ब्रश है, ये ब्रश है ना, जैसे मान लीजिए इस ब्रश को मैंने नाम दिया एक्स ब्रश और इसको नाम दिया मैंने वाई ब्रश। ठीक है, तो ये जो ब्रश है, ये ब्रश इस करंट को उठा करके आउटपुट में देती रहती है, हमें प्रदान करती है, और आउटपुट में हमें कैसी सप्लाई प्राप्त होती है? डीसी प्राप्त होती है। इस प्रकार से डीसी जनरेटर के आर्मेचर में मूल रूप से उत्पन्न एसी सप्लाई होती है, उसको ये कम्यूटेटर डीसी में बदलता है और आउटपुट में हमें क्या मिलता है? डीसी। अब देखिए कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी था। अब हम क्या करेंगे, इस कम्यूटेटर को, ये अलग अलग पत्तियां ही तो है, पत्तियों को जोड़ करके इस कम्यूटेटर का निर्माण किया गया है। अब हम क्या करते हैं कि इस एक नंबर सेगमेंट और 9 नंबर सेगमेंट के बीच में से इस कम्यूटेटर को हम लोग खोल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खोल लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो ये इसको खोलने पर कुछ ऐसा ये आपको दिखाई देगा। कितने सेगमेंट है? 9 है। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 और 9 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए थोड़ा सा, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग समझने की दृष्टि से। ठीक है, अब देखिए ये जो एक नंबर सेगमेंट और 9 नंबर सेगमेंट, इसको तोड़ करके बीच में से तोड़ेंगे तो कौन सी क्वाइल कटेगी? यहां से एक क्वाइल बट जाएगी, अर्थात एक क्वाइल 2 भागों में बट गई, A1, और इसको हमने नाम दे दिया A2। ठीक है, एक क्वाइल टूट गई। अब ये एक नंबर सेगमेंट था, ये 2 नंबर था, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, ये 9 नंबर तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो ये क्वाइलें जो थी, ये तो एक क्वाइल है। ठीक है, फिर उसके बाद एक के बाद में 2 नंबर सेगमेंट पर कौन सी क्वाइल जुड़ी हुई है? आई क्वाइल जुड़ी हुई है। कौन सी क्वाइल? आई क्वाइल। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं आई क्वाइल। ठीक है, उसके बाद कौन सी क्वाइल है अगली? एच क्वाइल। फिर उसके बाद कौन सी है? जी क्वाइल। उसके बाद कौन सी है? एफ क्वाइल। उसके बाद कौन सी है? ई क्वाइल। उसके बाद है डी क्वाइल। उसके बाद है सी क्वाइल। उसके बाद है बी क्वाइल, और एक ए क्वाइल जो थी वो 2 भागों में बटी गई। यही तो कम्यूटेटर था। अब हम क्या क्या करें थोड़ा सा इसको समझने के लिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ब्रश का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्रश है,
ये एक ब्रश है जो वर्तमान में इस पोजीशन पर है, यहां पर है ये, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है, और यहां से करंट उठा करके ये आउटपुट में दे रही है, ठीक है, बाहरी परिपथ को दे रही है, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, ठीक है। बाहरी परिपथ को क्या दे रही है? सप्लाई दे रही है, यहां से करंट उठा करके ये ब्रश आपकी सप्लाई दे रही है। अब क्या होगा, ये तो पहली पोजीशन है, और पहली पोजीशन में हम लोग देखें थोड़ा सा यहां से, तो ये जो ब्रश है वर्तमान में 4 नंबर सेगमेंट के संपर्क में है, और 4 नंबर सेगमेंट पर 2 क्वाइलें जुड़ी है, एक तो जी क्वाइल और एक एफ क्वाइल, अर्थात जी क्वाइल से करंट आ रही है और एफ क्वाइल से करंट आ रही है। कौन से सेगमेंट पर आ रही है? 4 नंबर सेगमेंट पर। और 4 नंबर सेगमेंट पर जो करंट आ रही है, उस करंट को आपकी ये जो ब्रश है, जैसे मान लीजिए इसको एक्स ब्रश में नाम दे देता हूं, एक्स ब्रश इसको उठा करके आउटपुट में प्रदान कर रही है। उसी क्षण वाई ब्रश भी कुछ ऐसा ही कर रही है, लेकिन मैं एक ही ब्रश को पकड़ करके आपको इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगले ही क्षण क्या होगा, आपको पता है ये तो गोल है, ठीक है, अर्थात ये तो रेगुलर घूम रहा है, बरसें तो वहीं पे है, तो ये रेगुलर घूम रहा है। अब अगली पोजीशन क्या होगी, ठीक है, ये है अगली पोजीशन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको देख सकते हैं। अगली पोजीशन क्या होगी, देखिए अगली पोजीशन कुछ इस प्रकार से होगी। सेगमेंट कितने हैं? 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सेगमेंट थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वाइलों को दिखाना है थोड़ा सा। ठीक है, कुछ ऐसा ही था, ये A1 और ये A2, ठीक है। ये क्वाइल है B C D E F G H और I, कुछ इस प्रकार से क्वाइलें थी। और पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था, तो थोड़ा देखिए वापस, 4 नंबर सेगमेंट पर आपकी ब्रश थी। अब अगले ही क्षण क्या होगी, ब्रश आगे खिसकेगी, अर्थात आगे खिसकेगी तो ऐसी पोजीशन भी आएगी कि एक साथ 3 नंबर और 4 नंबर दोनों सेगमेंटों को टच करेगी। ये वर्तमान में केवल 4 नंबर को टच कर रही है ब्रश। अगले ही क्षण ऐसी पोजीशन आएगी, अगले ही कुछ सेकंडों के अंदर, कुछ मिली सेकंडों के अंदर ऐसी पोजीशन आएगी कि ये 4 नंबर और 3 नंबर दोनों सेगमेंटों को एक साथ स्पर्श करेगी, ठीक है। तो देखते हैं, ये वही ब्रश है, पहले केवल 4 नंबर को टच कर रही थी, अब 4 नंबर और 3 नंबर दोनों को एक साथ टच करेगी भाई, और दोनों को एक साथ टच करेगी तो दोनों को ये वही एक्स ब्रश है, दोनों को एक साथ टच करने पर अब क्या होगा, देखिए 4 नंबर और 3 नंबर दोनों सेगमेंटों पर एक क्वाइल जुड़ी हुई है, और एक क्वाइल कौन सी है? जी क्वाइल। जी क्वाइल 4 नंबर पर भी जुड़ी है और 3 नंबर पर भी जुड़ी है। इसका एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा, दोनों सेगमेंटों पर टच है, अर्थात इस ब्रश के द्वारा क्वाइल नंबर जी, कौन सी क्वाइल? जी क्वाइल, इस ब्रश के द्वारा वर्तमान में क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। और जब ये शॉर्ट हो जाएगी तो शॉर्ट होने पर इसकी धारा की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन होगा भाई। किसकी दिशा में परिवर्तन होगा? शॉर्ट होते ही धारा की दिशा में परिवर्तन होगा, और धारा की दिशा में जो ही परिवर्तन होगा तो इस धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण यहां पर क्या होगा? अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ तो धारा की दिशा में परिवर्तन, और इसमें से बहने वाली धारा अब क्या हो गई? 0। अचानक धारा की दिशा में जो ही शॉर्ट सर्किट हुआ, धारा की दिशा में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद फिर वापस धारा का मान क्या हो गया? 0। अर्थात यहां जो ही धारा
धारा के मान में परिवर्तन हुआ, इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हो गया और इस ईएमएफ को हम जानते हैं स्थैतिक ईएमएफ के नाम से। स्थैतिक ईएमएफ इस कॉइल में उत्पन्न हो जाता है। कैसा ईएमएफ उत्पन्न हो गया? कौन सी कॉइल में? जी कॉइल में स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न हो गया। चलो ठीक है, उत्पन्न हो गया। फिर अगले क्षण ये तो रेगुलर घूम रहा है, अगले क्षण फिर पोजीशन चेंज होगी, और पोजीशन चेंज होगी तो अगले क्षण क्या होगा? तो देखिए थोड़ा सा, तो 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। देखिए ये A2 है, ये A1 है, ठीक है, और ये बी क्वाइल, सी क्वाइल, डी क्वाइल, ई क्वाइल, एफ क्वाइल, जी क्वाइल, एच क्वाइल और आई क्वाइल। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर सेगमेंट। अब देखिए, सबसे पहले 4 नंबर पर ब्रश थी, अब 3 और 4 दोनों के बीच में है। अगले ही क्षण फिर पोजीशन चेंज होगी और ब्रश आगे खिसकेगी और ब्रश कहां पहुंच जाएगी? 3 नंबर सेगमेंट पर, अकेले 3 नंबर को टच करेगी, ये भी पोजीशन आएगी। और अकेले ही 3 नंबर सेगमेंट को ये ब्रश जब टच करेगी तो अब क्या पोजीशन होगी वो हमें थोड़ा सा देखना है। ये वही एक्स ब्रश है। देखिए पिछली कंडीशन में कौन सी क्वाइल शॉर्ट हो गई थी? जी क्वाइल। लेकिन अब क्या होगा? देखिए जी क्वाइल में कैसा ईएमएफ उत्पन्न हो गया था? स्थैतिक ईएमएफ। कैसा ईएमएफ? ये स्थैतिक ईएमएफ कौन सी क्वाइल में उत्पन्न हो गया था? जी क्वाइल में उत्पन्न हो गया जब शॉर्ट हुई थी। तो अब क्या होगा? अचानक जो ही 3 नंबर सेगमेंट को आपकी ब्रश टच करेगी तो 3 नंबर सेगमेंट को टच करते ही क्वाइल जी में से क्या क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा। और जब धारा प्रवाहित होने लगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट समाप्त हो गया, जो ही धारा प्रवाहित होने का प्रयास करेगी उसी क्षण, जो ही धारा प्रवाहित होने का प्रयास करेगी उसी क्षण यहां पर जो स्थैतिक ईएमएफ है, कैसा ईएमएफ है? स्थैतिक ईएमएफ जो पहले से उत्पन्न हो चुका था, वो स्थैतिक ईएमएफ इस धारा प्रवाह का क्या करेगा? विरोध करेगा। धारा प्रवाह का क्या करेगा? विरोध करेगा। और धारा प्रवाह का जब ये विरोध करेगा तो यहां पर यहां से भी धारा प्रवाहित होगी, यहां से भी, क्योंकि पूरी कॉइल में धारा प्रवाहित होगी, तो यहां से तो करंट को उठा लेगी आपकी ब्रश, लेकिन स्थैतिक ईएमएफ के कारण ये जो यहां से भी धारा बह रही है, ये धारा को उठाने के लिए कोई ब्रश नहीं है, और इस धारा के जो इलेक्ट्रॉन है वो हवा में कूद जाते हैं और ब्रश के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में यहां पर क्या होती है? स्पार्किंग होती है साथियों। क्या होती है? स्पार्किंग होती है। और इसी स्पार्किंग होने को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो सीधे शब्दों में हम लोग समझें तो कम्यूटेशन होता क्या है, आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले वाली पोजीशन एक बार फिर से दिखाता हूं मैं। सबसे पहले वाली पोजीशन ये थी कि कम्यूटेटर था, कम्यूटेटर को हमने यहां से पकड़ करके खोल दिया, तो खोलने पर 1 नंबर सेगमेंट यहां रह गया और 9 नंबर यहां पहुंच गया। लेकिन 1 नंबर और 9 नंबर सेगमेंट के बीच में जुड़ी क्वाइल थी एक क्वाइल, ये यहां से टूटेगी या नहीं टूटेगी? 2 भागों में बट गई, A1 और A2 हमने नाम दे दिया, और बाकी क्वाइलें B C D E F G H I, ये क्वाइलें मैंने नाम लिख दी। और सेगमेंट आपके सामने है, ब्रश आपके सामने है। वर्तमान में जो ब्रश है केवल 4 नंबर सेगमेंट के संपर्क में है, अर्थात क्वाइल जी और क्वाइल एफ में से क्या उठा रहा है ये ब्रश? इस 4 नंबर जी और एफ में से धारा बह रही है और वो धारा 4 नंबर सेगमेंट पर आ रही है, और ब्रश वर्तमान में उठाने के लिए यहाँ पे है, तो करंट को उठा करके आउटपुट को प्रदान कर देगा। ये तो एक सामान्य कंडीशन थी। अब हम लोग अगली कंडीशन देखते हैं। जस्ट अगले ही क्षण क्या होगा? ये रेगुलर घूम रहा है, ब्रश यहीं पे रहेगी लेकिन ये घूम रहा है, इसके कारण अगली पोजीशन ये आएगी कि 3 नंबर और 4 नंबर दोनों सेगमेंटों को एक साथ आपकी ब्रश क्या करेगी? संपर्क करेगी। और संपर्क कर लिया भाई, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों सेगमेंटों को एक साथ जब एक्स ब्रश आपकी संपर्क कर रही है तो 3 नंबर और 4 नंबर सेगमेंटों पर एक क्वाइल जुड़ी है। कौन सी क्वाइल जुड़ी है? जी क्वाइल। ये जी क्वाइल इस
जी क्वाइल इस ब्रश के थ्रू क्या हो जाएगी, क्योंकि ब्रश भी तो चालक है, इस ब्रश के थ्रू ये जी क्वाइल वर्तमान में क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और शॉर्ट हो जाएगी तो शॉर्ट होने पर इसमें से अचानक धारा की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और धारा की दिशा में परिवर्तन के फलस्वरूप इस क्वाइल में कैसा ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, स्थैतिक ईएमएफ। अब स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न हो गया, फिर अगले क्षण अगली कंडीशन आई कि पहले तो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों को टच कर रहा था ब्रश, अब अकेले 3 नंबर सेगमेंट को टच करेगा, ये भी पोजीशन आएगी। और 3 नंबर को जब टच करेगा तो वापस ये जो जी क्वाइल का शॉर्ट सर्किट हुआ था, ये शॉर्ट सर्किट समाप्त हो गया। वापस जी क्वाइल में से क्या बने लगेगी, धारा। तो इस सिरे से तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन इस सिरे से भी तो धारा प्रवाहित होगी, एक ही सिरे से थोड़ी होगी। और इस सिरे से जो धारा प्रवाहित होगी वो इस ब्रश से क्या हो गई, पीछे रह गई। तो इस ब्रश के पास पहुंचने का ये प्रयास करेगी, और इस धारा के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हवा में कूद जाते हैं, और हवा में कूद करके हवा के साथ घर्षण करते हैं, और यहाँ पर किसको जन्म देते हैं, स्पार्किंग को जन्म देते हैं। अर्थात ये स्पार्किंग किसके कारण उत्पन्न हुई, इस स्थैतिक ईएमएफ के कारण। अगर ये स्थैतिक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता तो स्पार्किंग नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि कम्यूटेशन क्या है, कम्यूटेटर पर जुड़ी हुई। कम्यूटेशन मैंने बताया था शुरुआत में, संबंध कम्यूटेटर से होता है, इसलिए नाम है कम्यूटेशन। ठीक है, तो कम्यूटेशन का मतलब बताया था दिशा में परिवर्तन, और दिशा में किसकी में, धारा की दिशा में। तो कम्यूटेटर पर जुड़ी हुई आर्मेचर क्वाइलों की धारा की दिशा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन। बस इतनी सी परिभाषा है, इसके लिए हमने इतना बड़ा पढ़ा है। लेकिन समझना एक अलग बात है और रटना एक अलग बात है। तो आपके समझ में आया होगा कि कम्यूटेशन, अब आप भूलोगे नहीं कि कहाँ होता है, ठीक है, किस प्रकार होता है, ये आपके क्लियर हो गया। तो कम्यूटेशन क्या है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। कम्यूटेशन दिक् परिवर्तन, तो ये क्या होता है, देखिए। कम्यूटेटर पर जुड़ी, किस पर जुड़ी, कम्यूटेटर पर जुड़ी आर्मेचर क्वाइलों की धारा में परिवर्तन होना या हम बोल सकते हैं इसको धारा का व्युत्क्रम होना। व्युत्क्रम यानी उल्टी दिशा में बहना, धारा का क्या होना, व्युत्क्रम होना। यही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। कारण क्या है इसके उत्पन्न होने का, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है भाई, कारण है आर्मेचर क्वाइलों में उत्पन्न, आर्मेचर क्वाइलों में उत्पन्न स्थैतिक ईएमएफ। स्थैतिक ईएमएफ, इसका ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार और आगे भी आ सकता है। आर्मेचर क्वाइलों में उत्पन्न कैसा ईएमएफ, स्थैतिक ईएमएफ के कारण ये कम्यूटेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कम्यूटेशन के प्रकार, किसके प्रकार, कम्यूटेशन के प्रकार। कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक है रफ कम्यूटेशन और दूसरा है स्मूथ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन और दूसरा है स्मूथ कम्यूटेशन। अब देखिए कम्यूटेशन के कारण क्या हुआ था, मेन बीमारी क्या उत्पन्न हुई,
स्पार्किंग उत्पन्न हुई भाई। क्या हुई? कम्यूटेशन के कारण क्या उत्पन्न हुई? स्पार्किंग। स्पार्किंग हुई कम्यूटेटर पर, किसके कारण? कम्यूटेशन के कारण। ठीक है, तो रफ कम्यूटेशन है जब आर्मेचर की क्वाइलों की धारा की दिशा में परिवर्तन तो होता है लेकिन तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसको रफ कम्यूटेशन बोलते हैं। और धीरे धीरे परिवर्तन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ कम्यूटेशन। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तेजी से परिवर्तन, तेजी से परिवर्तन इसमें होता है रफ कम्यूटेशन में। और स्मूथ कम्यूटेशन में क्या होता है? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में धीरे धीरे परिवर्तन, धीरे धीरे क्या होता है? परिवर्तन। तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ कम्यूटेशन। ठीक है, इस रफ कम्यूटेशन में जो स्पार्किंग है, ये स्पार्किंग अधिक होती है। ध्यान रखना, स्पार्किंग क्या होती है? अधिक होती है। कौन से कम्यूटेशन में? रफ कम्यूटेशन में। अगर स्मूथ कम्यूटेशन की हम लोग बात करें, कौन से कम्यूटेशन की? स्मूथ कम्यूटेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्पार्किंग है ये क्या होती है? कम होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो कम्यूटेशन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकते बल्कि हम इसको कम कर सकते हैं। अर्थात जो अधिक कम्यूटेशन था, अर्थात रफ कम्यूटेशन था, उसको स्मूथ में बदल सकते हैं लेकिन पूर्णतः इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद, उसके बाद हम लोग बात करें तो जो कम्यूटेशन है इसको दूर करने की विधियां हम लोग देखें तो ऐसा कुछ करें हम लोग, ऐसा कुछ हम लोग करें, ऐसा कुछ हम लोग क्या करें? ऐसा कुछ करें हम लोग कि ये जो ब्रश, ये जो ब्रश इन सेगमेंटों को टच करके क्वाइल को शॉर्ट कर रही थी, इस ब्रश का प्रतिरोध क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। और ब्रश का प्रतिरोध, ब्रश की चालकता कम हो जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यही तो शॉर्ट कर रहा है। अरे भाई दो तार है, जैसे मान लीजिए एक ये तार है, ये दूसरा तार है, इनके बीच में अगर उच्च प्रतिरोध रख दिया जाए, हाई रेजिस्टेंस रख दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा क्या? नहीं होगा ना। और अगर मान लीजिए इनके बीच में प्रतिरोध ऐसा रखा जिसका प्रतिरोध कम है तो ये क्या हो जाएंगे? जल्दी ही शॉर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो इसी के द्वारा तो शॉर्ट हो रहा है तो इस ब्रश का प्रतिरोध क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। अब ब्रश का प्रतिरोध कैसे बढ़ाया जाए? तो ब्रश का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए हम लोग तांबे के ब्रश उपयोग करते हैं, अर्थात उच्च प्रतिरोध वाले ब्रश उपयोग करते हैं। और उच्च प्रतिरोध वाले ब्रश होते हैं तांबे के ब्रश, निम्न प्रतिरोध वाले ब्रश होते हैं कार्बन के ब्रश। अब कुछ लोगों के समझ में आ रहा होगा कि यार तांबे की तो चालकता ज्यादा होती है, तांबे के ब्रशों का प्रतिरोध उच्च कैसे हुआ? कार्बन की चालकता क्या होती है? कम होती है, अर्थात प्रतिरोध उच्च होता है, तो कार्बन के ब्रशों का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। लेकिन मैं उल्टा बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है कि ये तो गलत बोल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि इनका जो ब्रशों का जो प्रतिरोध है वो रनिंग अवस्था का प्रतिरोध माना जाता है। कैसा प्रतिरोध? रनिंग अवस्था का। तो तांबा एक धातु है और धातुओं का जो टेम्परेचर धातुओं का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए धातुओं का जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, किसका? धातुओं का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अर्थात तांबे के जो ब्रश है, किसके? तांबे के जो ब्रश है, कॉपर के जो ब्रश है, इनका तापमान बढ़ेगा जब ये कम्यूटेटर के संपर्क में रहेंगे। ब्रश किसके संपर्क में रहेंगे? कम्यूटेटर के संपर्क में। अब कम्यूटेटर के संपर्क में रह करके लगातार घर्षण कर रहे हैं जिसके कारण गर्म हो रहे हैं और गर्म होने से इनका तापमान बढ़ रहा है। ब्रशों का तापमान रनिंग अवस्था में उच्च रहता है और तापमान उच्च रहने के कारण तांबे के ब्रशों का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए रनिंग अवस्था का रेजिस्टेंस काउंट किया जाता है। इसलिए तांबे के ब्रशों को उच्च प्रतिरोध वाले ब्रशों के नाम से जाना जाता है। जबकि कार्बन एक अर्धचालक की श्रेणी में आता है और अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है, इसलिए कार्बन के ब्रशों को निम्न प्रतिरोध वाले ब्रशों के नाम से जाना जाता है। तो इसका कम्यूटेशन का पहला निवारण है कि उच्च प्रतिरोध वाले तांबे के ब्रशों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा यह है कि ये जो क्वाइलें हैं ना, आर्मेचर की क्वाइलें हैं, इन्हीं के श्रेणी क्रम में
इन क्वाइलों के श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक तार क्यों न जोड़ दिया जाए। इनके श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक तार जोड़ दिए जाएंगे तो ये क्वाइलें जल्दी से शॉर्ट नहीं होगी, धीरे धीरे शॉर्ट होगी, धीरे धीरे धारा की दिशा में परिवर्तन होगा। इसके कारण कम्यूटेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो दो निवारण हो गए, उच्च प्रतिरोध वाले तांबे के ब्रशों का उपयोग करना चाहिए और आर्मेचर क्वाइलों के श्रेणी में प्रतिरोधक तार जोड़ देने चाहिए। ठीक है, दो हो गया। तीसरा है इंटरपोल स्थापित कर देने चाहिए। क्या स्थापित कर देने चाहिए? इंटरपोल स्थापित कर देने चाहिए। तो निवारण क्या है, किसका निवारण? कम्यूटेशन का निवारण। कम्यूटेशन का निवारण, पहला निवारण हम लोग देखें तो उच्च प्रतिरोध वाले तांबे के ब्रशों का उपयोग अगर आप करोगे तो कम्यूटेशन कम हो जाएगा। दूसरा, आर्मेचर क्वाइलों के श्रेणी में प्रतिरोधक तार जोड़कर हम लोग इसको कम कर सकते हैं। तीसरा, इंटरपोल स्थापित करके, क्या स्थापित करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंटरपोल्स को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।